हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैदिक ज्ञान केडी में। और जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि क्या पार्ट 6 में हमने क्या डिस्कस किया था, एराग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में डिस्कस किया था। उसके पहले हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में डिस्कस किया था, जो कि सेकंड यूनिट बायोटेक्नोलॉजी सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है। और ये इस यूनिट का सेकंड यूनिट का 7वां पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। अब जैसे हम डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम क्या प्रिपरेशन करवा रहे थे, अब डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। अब डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स भी तो हमें चाहिए होंगे, मींस डीएनए को बनाने के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ेगी। और हम मैंने क्या बोला था कि कुछ एंजाइम्स को बनाने के लिए हम ये डीएनए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। कैसे होता है, जैसे हमें कोई एंजाइम का प्रिपरेशन करवाना है, किसके लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें एंजाइम्स का प्रिपरेशन करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनए बनाना पड़ेगा किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसकी हेल्प से हम अदर एंजाइम का प्रोडक्शन करवाएंगे। बट जो डीएनए बन रहा है इसमें भी तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीन्स बैक्टीरिया का जो डीएनए हम बना रहे हैं, डीएनए जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें भी तो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसे बनने में किसी और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और इसके थ्रू हम जो बनाएंगे एंजाइम वो किसी और चीज को बनाने में हमें यूजफुल होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, अपनी नीड के हिसाब से हम लेबोरेटरी स्किल्स पे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स, some authors are prefer to use the broad term DNA modifying enzymes to all the enzymes are involved in recombinant DNA technology। क्या है, क्या बताया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं बहुत सारे मॉडिफाइंग एंजाइम, जो मॉडिफाई होकर एंजाइम्स यूज होते हैं किसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद दीज एंजाइम्स रिप्रेजेंट द कटिंग एंड जॉइनिंग फंक्शंस इन डीएनए मैनिपुलेशन। दे आर broadly categorized as alkaline phosphate nuclease। क्या दिया, these enzymes represent the cutting and joining functions in DNA manipulation। ये एंजाइम क्या करते हैं, कटिंग एंजाइम रिप्रेजेंट द कटिंग एंड जॉइनिंग फंक्शंस। इन एंजाइम के हिसाब से जैसे कि बताया था किसमें हेल्प करेंगे ये, वहां पे हम क्या ले रहे थे, वो डीएनए ले रहे थे, डीएनए एक होस्ट डीएनए ले रहे थे, उससे क्या बन रहा था, हमारा एक पीस बन रहा था, कट के एक पीस बन रहा था। तो उस कटिंग में हेल्प करेंगे, किसके थ्रू हो रहा था, वो न्यूक्लियेज प्रोसेस के थ्रू हो रहा था। तो उस न्यूक्लियेज प्रोसेस के थ्रू वो डीएनए का पीस हमें मिल रहा था, उसमें हमें कोई एंजाइम भी तो वहां पे लीगेज एंजाइम भी था। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है उसकी कटिंग के लिए, यही बताया उसने। जॉइनिंग, फिर जॉइनिंग के लिए जब वो एक साथ कंबाइन हो रहे थे तब भी हमें किसी एंजाइम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। डीएनए मैनिपुलेशन, डीएनए के मैनिपुलेशन में मींस उसे बनाने के लिए हमें क्या पड़ती है, बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज एल्केलाइन फोस्फेट न्यूक्लियस। जैसे कि ये बहुत सारे एल्केलाइन नेचर के होते हैं, न्यूक्लियस, एल्केलाइन फोस्फेट, फोस्फेट ग्रुप तो प्रेजेंट ही होता है, फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके बाद आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये सब ऐसे ग्रुप हैं जो आपको किसी भी एंजाइम के प्रिपरेशन में अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर आप उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो उसमें जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वहां पे फोस्फेट आपको मिलेगा। उसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस तो पहले भी बताया था कि न्यूक्लियस प्रोसेस के थ्रू वहां पे न्यूक्लियस एंजाइम था। जब हम मैंने इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें क्या, न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कटिंग हो रही थी फर्स्ट ही पॉइंट में। उसके बाद लीगेज एंजाइम की हेल्प से दोनों जुड़ रहे थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जितनी भी प्रोसेस होगी सब में आपको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम की नीड होगी। उसके बाद आगे देखते हैं एल्केलाइन फोस्फेट। अब एल्केलाइन फोस्फेट क्या होता है, this enzyme is involved in removal of phosphate group. This is useful to prevent the unwanted ligation of DNA molecule. This is the main problem occurred in cloning experiments. This enzyme is involved in removal of phosphate group. ये एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होता है, रिमूवल ऑफ फोस्फेट ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करने में। दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ फोस्फेट ग्रुप। ये एंजाइम्स यूज होते हैं फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए। बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं कि कभी एंजाइम यूज होते हैं फोस्फेट ग्रुप को जोड़ने के लिए, और जब आप किसी चीज का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है,
है। तो वहां पे अब जब हम उसका क्या रिकॉम्बिनेंट करवाए तो वहां से फॉस्फेट ग्रुप क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो उसमें यूज होते हैं। दिस इज यूजफुल टू प्रिवेंट द अनवांटेड लिगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो एंजाइम, ये एंजाइम्स होते हैं मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ये किस में यूज होते हैं, जो अनवांटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बताया अनवांटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स का मतलब हो सकता है जैसे हमें कोई पार्ट चाहिए डीएनए का रिकॉम्बिनेंट करवाने के लिए, उसके कोलोन्स बनवाने के लिए, लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसे रिमूव करना पड़ेगा, जो हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं है, वो हमारे काम को खराब कर रहा है, वो जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं उसे वो खराब कर रहा है, तो उसके लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा अनवांटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को। उसके बाद दिस इज द मेन प्रॉब्लम अकर्ड इन कोलोनिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कोलोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में, यही वाली कि डीएनए के कुछ अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को हमें हटाना है वहां से। फिर उसके बाद व्हेन द लीनियर वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए इज ट्रीटेड विद एल्केलाइन फॉस्फेट एंजाइम्स एट दैट टाइम द 5 टर्मिनल फॉस्फेट इज रिमूव्ड। उसके बाद दिया है कि जो एल्केलाइन फॉस्फेट है जब उसके साथ अटैच होता है, क्या एंजाइम अटैच होते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट के साथ, तो वहां से क्या रिमूव कर देता है वो 5th टर्मिनल पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे रिमूव कर देता है। वो देखेंगे अपनी नया अभी इस डायग्राम के थ्रू। दिस प्रिवेंट द recirculation and plasmid DNA dimer formation at this time possible to insertion of foreign DNA through DNA ligase। फॉरेन डीएनए को हम डीएनए लीगेज के थ्रू, डीएनए लीगेज एंजाइम जैसे कि मैंने बताया था, दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो वहां पे क्या हमारे आपका प्लाज्मिड डीएनए और दूसरा होस्ट डीएनए का जो पीस था, जब ये दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए लीगेज एंजाइम का यूज होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मे बी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो पहले आप लास्ट की वीडियो जरूर जाके देखना, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, फर्स्ट नहीं मीन्स इस टॉपिक का आप 5th पार्ट देखिएगा, 2nd यूनिट का 5th पार्ट है, और वो बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फर्स्ट पार्ट आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियेज। सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लेते हैं, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। मैंने बताया था किसी भी एंजाइम का प्रोडक्शन करवाने के लिए अगर आप किसी चीज से मीन्स एक चीज से जैसे बोलते हैं क्या, जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3, 1 है तो 3 पे जाने के लिए आपको 2 की हेल्प पड़ेगी, तो वो 2 क्या है, एक एंजाइम है। तो वही काम होता है अगर आप किसी भी चीज को बना रहे हैं, कि किसी भी चीज की मॉडिफाइंग करवा रहे हैं या फिर किसी भी चीज का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, केमिकल अपनी बॉडी के अंदर केमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो उनको पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एंजाइम्स की हेल्प पड़ती ही है। तो वही दिया है, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट। उसके बाद डीएनए लीगेज, ये क्या है, एंजाइम। डीएनए लीगेज मतलब यहाँ पे डीएनए लीगेज एंजाइम यूज हो रहा है, डीएनए लीगेज हो रहा है, और क्या बन रहा है, रीसर्कुलाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड, रीसर्कुलाइजेशन ऑफ प्लाज्मिड। जो आपका ये यहाँ पे एक बोल सकते हैं हाफ सर्कल था, वो क्या हो गया, फुल सर्कल में यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ ये क्या, प्लाज्मिड कट ओपन लीनियर डीएनए, ये क्या है, प्लाज्मिड कट। जो हम यूज कर रहे थे, एक होस्ट डीएनए यूज कर रहे थे, दूसरा प्लाज्मिड डीएनए यूज कर रहे थे, वहां पे भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का था प्लाज्मिड डीएनए का। तो इसे पूरा करने के लिए डीएनए लीगेज यूज हो रहा था, डीएनए लीगेज यूज हो रहा था, तो वो क्या बन गया, एक रीसर्कुलेशन में आके आपका प्लाज्मिड कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं एल्केलाइन फॉस्फेट। एल्केलाइन फॉस्फेट हुआ तो 2 फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गए, बाहर हो गए। उसके बाद यहाँ पे दिया है फिर से एक डीएनए लीगेज दिया हुआ है। डीएनए लीगेज का मतलब बोल सकते हैं डीएनए लीगेज की तरफ से यहाँ पे फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट बन रहा है दोबारा से, जिसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल सकते हैं, इसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहे हैं यहाँ पे डीएनए लीगेज की हेल्प से, आपका फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट बन रहा है, मींस जिसे आप क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपरेशन यहाँ पे हो गया। इफेक्ट ऑफ एल्केलाइन फॉस्फेट, यहाँ पे एल्केलाइन फॉस्फेट का इफेक्ट दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज जो एंजाइम है उसका आप काम देखते हैं कि क्या काम होता है। न्यूक्लियेज आर द एंजाइम दैट ब्रेक the phosphodiester bond that hold nucleotide together of DNA. Endonuclease act on the internal phosphodiester bond while exonuclease degrade DNA from terminal end.
क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियस आर द एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम होता है, किसमें हेल्प कर रहा है वो, द फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। कौन सा बॉन्ड, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट होल्ड न्यूक्लियोटाइड टुगेदर। किसे, जब न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ टुगेदर होते हैं, एक साथ बंधे हुए होते हैं, तो एक चीज से दूसरी चीजें नहीं बन पाती, तो उसमें हेल्प कौन करता है, आपके एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो वही बताया कि फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम का यूज होता है। उसके बाद दिया है एंडोन्यूक्लियस एक्ट ऑन द इंटरनल फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड वाइल एक्सोन्यूक्लियस डिग्रेड फ्रॉम डीएनए फ्रॉम टर्मिनल एंड। उसके बाद जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, इंटरनल फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जबकि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो डिग्रेड करेगा टर्मिनल एंड्स, जो टर्मिनल एंड्स हैं डीएनए के, उसे वो ब्रेक करेगा। जब भी तो हमारा डीएनए से, जो डीएनए हमने लिया है होस्ट डीएनए, और आपका दूसरा क्या लिया था हमने, दूसरा हमने लिया था वहां पे आपका प्लाज्मिड डीएनए, सॉरी प्लाज्मिड डीएनए लिया था, होस्ट डीएनए लिया था। तो दोनों को ब्रेक करके एक चीज, एक इकट्ठी चीज बनाने के लिए हम एंजाइम की हेल्प पड़ती है। तो वही है, टर्मिनल एंड्स को कौन ब्रेक करेगा, आपका एक्सोन्यूक्लियस करेगा। उसके बाद देखते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के दो पार्ट हैं। न्यूक्लियस S1 स्पेसिफिकली एक्ट्स ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। जो न्यूक्लियस S1 है वो क्या करता है, स्पेसिफिकली किसे ब्रेक करता है, किस पे एक्ट करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे और आरएनए पे। उसके बाद सेकंड है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस 1 DNASE1 एक्ट आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल एट रैंडम साइट्स। अब उसके बाद हर, जैसे कि आपका एंडोन्यूक्लियस है वो भी दो टाइप से होता है। एंडोन्यूक्लियस का काम होता है इंटरनल पार्ट में, जो डीएनए का इंटरनल पार्ट है उसे क्या करना, ब्रेक करना। पर लेकिन उसके भी दो पार्ट होता है, अगर डबल हेलिकल हुआ तो, डबल स्ट्रैंड वाला हुआ तो उसे कौन करेगा, सिंगल स्ट्रैंड वाला हुआ उसे कौन करेगा। तो जो DNASE फर्स्ट है वो किसे करेगा, आपका डबल स्ट्रैंड होंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए या फिर आरएनए को उसे ब्रेक करेगा, और जो S1 होगा वो किसे ब्रेक करेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को ब्रेक करेगा। उसके बाद आ जाते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कहां काम कर रहा था, टर्मिनल एंड्स पे काम कर रहा था डीएनए के। तो ये फर्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सोन्यूक्लियस थर्ड कट डीएनए एंड जनरेट मॉलिक्यूल्स विद प्रोड्यूसिंग फिफ्थ एंड। एक्सोन्यूक्लियस थर्ड क्या कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है जो कहां पे किस कौन से बॉन्ड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिफ्थ एंड पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड न्यूक्लियस, बट nucleus ball 31st is a fast acting third exonucleus. Its action is usually coupled with slow acting endonuclease. क्या बोला, जो एक्सोन्यूक्लियस की जो स्पीड होती है वो एंडोन्यूक्लियस से थोड़ी कम होती है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि पूरा फिनिश हो गया है आपका, किसका, ये डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। इसके आगे जो दिया हुआ होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मींस जो इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी एक दो पॉइंट बचा हुआ है इसका, तो वो एक या दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।